हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल साइंसेस पर आपका वेलकम है। बच्चों, हम बात कर रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी की चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। बच्चों, अब तक हमने मानव पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तक पढ़ लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। इसको हम बच्चों डिटेल में पढ़ेंगे। तो देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के अपने टॉपिक को। बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, अगर हम ध्यान दें कि श्वसन तंत्र है क्या एक्चुअल में, तो आपको कुछ चीजें ऐसी चीजें होंगी जो आपको पॉइंट वाइज के रूप में क्या करनी होगी, कैच करना होगा, पकड़ना होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्वसन एक, ठीक है, श्वसन एक जैव रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है बच्चों? जैव रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो जैव रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, पहले ये समझे आप। जैव रासायनिक वह अभिक्रिया होती है जो किसी भी जीवित शरीर के अंदर होती है, यानी कोई भी लिविंग बॉडी के अंदर जो अभिक्रिया होती है उसको हम जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें विशेष मानव के अंग वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करके उसे कोशिका तक पहुंचाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है बच्चों? ऑक्सीकरण होता है। इस प्रक्रिया में आपको याद रखना है कि एक गैस बनती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस भी उत्पन्न होती है, और आप बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे किसी काम का नहीं है, यानी हमारे लिए ये क्या है, अनुपयोगी है, यानी उपयोगी है ही नहीं। जो मानव शरीर के लिए कैसा है बच्चों, किसी काम का नहीं है। अब बच्चों, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है हमारे शरीर में, इसी गैस को हम क्या करेंगे, शरीर से बाहर निकालेंगे। ठीक है, इसी गैस को शरीर से बाहर निकालने के लिए जिन अंगों का इस्तेमाल किया जाता है, उन अंगों को हम क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। तो देखिए बच्चों, इस गैस को शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है? श्वसन अंग करता है, यानी श्वसन अंग द्वारा किया जाता है। और ये जो श्वसन अंग होता है, कोई एक अंग नहीं होता है, ये बहुत सारे श्वसन अंग होते हैं। इन्हीं बहुत सारे श्वसन अंग को मिला के बच्चों हम क्या कहते हैं, श्वसन अंगों का संपूर्ण तंत्र श्वसन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन तंत्र कहलाता है। आगे देखेंगे कि ये बच्चों, अब हम आगे देखेंगे श्वसन के बारे में। ये जो श्वसन है, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। पहला आप देख सकते हो, श्वसन जो है वो दो भागों में डिवाइड है। पहला कोशिकीय श्वसन। कौन सा श्वसन? कोशिकीय श्वसन। और दूसरा जो है वो है श्वासोच्छ्वास। क्या है बच्चों? श्वासोच्छ्वास। अब ये जो कोशिकीय श्वसन है, आगे चल के दो भागों में डिवाइड होता है, वायवीय श्वसन और दूसरा क्या है, अवायवीय श्वसन। ठीक है बच्चों, पहला क्या है, वायवीय श्वसन, और दूसरा क्या है, अवायवीय श्वसन। ठीक है, ये जो वायवीय श्वसन है और ये अवायवीय श्वसन है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर है। ठीक है, तो आगे देख सकते हो कि जो श्वसन है ये कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे श्वसन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनका निर्धारण ऑक्सीजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन उपस्थित रहा तो उसको क्या बोलोगे आप? वायवीय श्वसन बोलोगे, या ऑक्सी श्वसन के नाम से भी जाना जाता है। अगर वहीं ऑक्सीजन क्या रहा, अनुपस्थित रहा, तो इसको अवायवीय या अनॉक्सी श्वसन भी हम कहते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित है, ठीक है, इसलिए इसको वायवीय श्वसन कहते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए बच्चों क्या कहते हैं, इसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन का दूसरा नाम होता है ऑक्सी श्वसन। क्या होता है? ऑक्सी श्वसन। जबकि अवायवीय का नाम क्या होता है? अनऑक्सी श्वसन। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, वायवीय श्वसन को हम ऑक्सी श्वसन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित है, जबकि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम जो होता है बच्चों, वो होता है अनॉक्सी श्वसन। क्या होता है? अनॉक्सी श्वसन होता है। तो आपने देखा कि अगर ऑक्सीजन उपस्थित रहा तो वायवीय या ऑक्सी श्वसन, अगर वहीं ऑक्सीजन अनुपस्थित रहा तो इसको अवायवीय या अनॉक्सी श्वसन के नाम से भी हम जानते हैं बच्चों। अब आएंगे हम डिफरेंस देखेंगे कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या होता है। ठीक है, एक एक पॉइंट करके हम बच्चों देखेंगे। अगर बच्चों हम वायवीय श्वसन की बात करें तो आपने ऊपर भी देख लिया है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति मस्ट है। ठीक है, यानी वायवीय श्वसन की बात करें तो यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन
क्रिया जो होती है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। तो वायवीय के लिए ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, जरूरी है, जबकि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन क्या है, जरूरी नहीं है। आप ऐसे भी बोल सकते हो। फिलहाल आपको याद रखना है यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जबकि यह अवायवीय क्रिया कैसे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। वायवीय श्वसन आपको याद रखना कहां पे होता है, तो वायवीय श्वसन हमारी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है बच्चों। कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्लास 9 में आपने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, यानी विद्युत गृह कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत गृह कहते हैं। आगे आइए बच्चों, अगर हम अवायवीय श्वसन की बात करें तो अवायवीय श्वसन केवल जीव द्रव्य में होती है। कहां पे होती है, जीव द्रव्य में होती है। बच्चों कोशिका में हमारे क्या होता है, लिक्विड होता है, जो जेली सबस्टेंस होता है, उस प्रकार का ये जीव द्रव्य होता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें वायवीय श्वसन में, ठीक है, ग्लूकोज हम जानते हो शर्करा होती है, जिसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए C6H12O6 होता है। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है बच्चों वो 6 कार्बन वाला क्या है, यौगिक है। तो जिसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसका मतलब हो गया कि वायवीय श्वसन में जो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसका सेंस ये हुआ कि ग्लूकोज जो होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से टूट जाएगा। क्या होगा बच्चों, ग्लूकोज जो होगा वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से क्या होगा, टूट जाएगा। इसी को हम कहते हैं ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होना। जबकि आपको पता है अवायवीय श्वसन में जो ऑक्सीजन होगा वो ना के बराबर होगा, तो आप कह सकते हैं कि इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ग्लूकोज होगा वो पूर्ण रूप से नहीं टूटेगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें वायवीय श्वसन में, जो वायवीय श्वसन होता है इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो होता है वो बच्चों अंतिम उत्पाद के रूप में बनता है। जबकि अवायवीय श्वसन में हम बात करें तो इस क्रिया में एल्कोहल ठीक है, एवं लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, आगे अगर हम वायवीय श्वसन में अगला पॉइंट बच्चों देखें तो इस क्रिया में जब ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज के एक अणु से हमें कितने एटीपी मिलते हैं, आपको 38 एटीपी मिलते हैं, 38 एटीपी मिलते हैं। एटीपी क्या है, एटीपी का नाम होता है एडिनोसिन। ठीक है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, क्या नाम होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं, यानी करेंसी ऑफ एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने नोटिस किया, आपने ऊपर देखा कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज पूर्ण रूप से टूट जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो एटीपी की संख्या है वो ज्यादा है अवायवीय श्वसन की अपेक्षा। तो इसमें देखेंगे, अवायवीय श्वसन में देखेंगे कि इस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु में 2 एटीपी अणु मिलते हैं। आपको पता होना चाहिए अवायवीय श्वसन में, ठीक है, ग्लूकोज पूर्ण रूप से नहीं टूटता, इसलिए यहाँ पे एनर्जी ज्यादा नहीं निकलती है। आगे ये अगर आप वायवीय श्वसन की बात करें तो वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। यानी आप सिंपल सी बात है, एटीपी के नंबर ज्यादा, ठीक है, एटीपी की संख्या अगर ज्यादा तो एनर्जी भी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। अगर हम यहाँ पे बात करें अवायवीय श्वसन की बात करें तो ग्लूकोज के एक अणु के अपूर्ण ऑक्सीकरण से 21 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। यानी एटीपी की संख्या बच्चों क्या हो गई, कम, तो एनर्जी भी क्या होगी, कम ही होगी। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन अंतर डिफरेंस क्रिएट करते हैं, यानी इन दोनों में क्या क्या अंतर है आपने एक एक पॉइंट करके देखा। इन पॉइंट्स को आपको क्या करना है बच्चों, अच्छे से याद करना है। अब आगे बच्चों हमको एक डायग्राम पढ़ना है जो आपके बुक में दे रखा है, एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको चेंज करना है जो एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको आप क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। तो आइए देखिए, जैसा एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हो हूबहू मैंने आपके लिए वैसा ही क्या किया है, तैयार किया है। आपको कहां कहां पे चेंज करना है, ठीक है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, तो उसको आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों तो ये ग्लूकोज है। ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोज है। आपने देखा होगा कि जब हम मानव पाचन तंत्र पढ़ रहे थे तो मानव पाचन तंत्र में हमने बात किया था कि जब हम भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, किसको लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है
पचने के बाद हमको क्या देता है, ग्लूकोज देता है। क्या देता है, ग्लूकोज देता है। वहां पे ग्लूकोज ना बोल के हमने शर्करा का नाम लिया था, तो ग्लूकोज को ही हम शर्करा के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से, शर्करा के नाम से जानते हैं। तो जो भोजन हमने किया था वो ऊर्जा के रूप में हमारे ब्लड में क्या हुआ था, गया था। और यहाँ पर भी हम जो सांस लेंगे तो जो ऑक्सीजन गैस होगी वो भी कहाँ जाएगी, हमारे रक्त में यानी हमारे ब्लड में ही जाएगी। तो आइए हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डायग्राम को समझते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन वाला अणु होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। ठीक है, तो ये 6 कार्बन है ना, तो इसी को बच्चों को ग्लूकोज को इन्होंने 6 कार्बन वाला अणु कहा है। ठीक है, जब ग्लूकोज हमारे कोशिका द्रव्य में जाएगा, ठीक है, कहा जाएगा, कोशिका द्रव्य में जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में। किसमें कन्वर्ट होगा, पायरुवेट में। तो यहाँ बच्चों आपको आपकी किताब में वायु के लिखा हुआ है। ठीक है, तो वायु नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है 3 कार्बन अणु के, 3 कार्बन अणु। ठीक है, तो वायु नहीं बल्कि इसकी जगह क्या लिखना है, आपको कार्बन लिखना है, 3 कार्बन अणु। ठीक है, क्योंकि पायरुवेट जो होता है वो 3 कार्बन वाला अणु होता है। क्योंकि बच्चों जो पायरुवेट होता है उसका फॉर्मूला जो होता है, रासायनिक सूत्र होता है C3H4O3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है, तो पायरुवेट के नीचे लिखा जाता है 3 कार्बन अणु प्लस ऊर्जा। ठीक है, अब ये जो पायरुवेट है बच्चों, ठीक है, ये जो पायरुवेट है इसकी अलग अलग क्या होंगी, रासायनिक क्रियाएं होंगी। अगर हम इस पायरुवेट को ले लें, ठीक है, इस पायरुवेट को ले लें कहाँ पे, ईस्ट में। ठीक है, कहाँ पे, ईस्ट में। किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी पायरुवेट ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन नहीं है, तब ईस्ट क्या करेगा, पायरुवेट को कन्वर्ट करता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में। इथेनॉल का फॉर्मूला जो होता है वो C2H5OH होता है। यहाँ पे बच्चों ये 2 कार्बन जो अणु है वो इथेनॉल के लिए है, जबकि एनसीईआरटी जो आपको लिखती है वहां पे लिखती है 2 कार्बन अणु, यहाँ पर लिखती है, यानी किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, जो कि गलत है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, ये जो पायरुवेट है आपका, ठीक है, ये पायरुवेट ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, आपको ये जो 2 कार्बन अणु यहाँ पे लिखा हुआ है एथेनॉल के नीचे, आपकी एनसीईआरटी किताब में इसको मेंशन किया है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2, तो 1 कार्बन है, तो यहाँ पे 2 कार्बन अणु लिखना क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, जबकि एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH होता है, इसलिए एथेनॉल के नीचे 2 कार्बन अणु लिखा जाता है। तो आपको याद रखना है, जो मेन पॉइंट आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि यहाँ पे जो ईस्ट है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रिएक्शन करेगा। तो पायरुवेट ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल जो कि 2 कार्बन वाला अणु होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ ऊर्जा का निर्माण करेगा। ईस्ट जो बच्चों होता है वो एक कोश की क्या है, फंगस है, कवक है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें इसी पायरुवेट की बात करें तो ऑक्सीजन का अभाव होगा, यानी ऑक्सीजन तो होगा लेकिन पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं होगा, यानी ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है, और ये कहाँ होगा, हमारी पेशी कोशिकाओं में होगा। ठीक है, यानी हमारी मसल्स में होगा। ठीक है, तो जो पायरुवेट है ऑक्सीजन की कमी में, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी में हमारी जो सेल्स है उसमें क्या करेगा, ये लैक्टिक अम्ल और कुछ ऊर्जा में ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जो लैक्टिक अम्ल है उसका जो कार्बन होता है वो 3 कार्बन अणु से मिलके बना है, इसलिए इसके नीचे 3 कार्बन अणु लिखा गया है। वहीं अगर हम बात करें इस पायरुवेट की, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और यह क्रिया कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। कहाँ पे होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में कुछ जल और साथ में ऊर्जा भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन पहले आपको देखना है, पायरुवेट ईस्ट में हो रहा है, कहां पे, ईस्ट में हो रहा है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। दूसरा, ऑक्सीजन का अभाव है, तो ये पायरुवेट हमारी कोशिका में टूट के क्या बना रहा है, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का निर्माण कर रहा है। वहीं ये पायरुवेट जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, जल में टूट रहा है और ऊर्जा में टूट रहा है। ठीक है बच्चों, तो एक पॉइंट जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप स्क्रीन पर। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो जहां जहां पे ऊर्जा लिखा गया है, ऊर्जा की जगह आप
एटीपी को पढ़िएगा। किसको पढ़ेगा? एटीपी को पढ़ेगा। यहां पर भी आप एटीपी को पढ़ सकते हैं और यहां पर भी आप एटीपी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक बात आपको जो ध्यान देनी बच्चों, यहाँ पे जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और ऑक्सीजन के अभाव में क्रिया हो रही है, ये मुख्य रूप से वो क्रिया है जो अवायवीय में होती है। ठीक है, किसमें होगी? अवायवीय में होगी। अवायवीय में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है या फिर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो आपने पढ़ा था इसमें जो एनर्जी निकलती है वो बहुत कम निकलती है। ठीक है, आप ऊपर देखिए, ये एनर्जी क्या होती है इस क्रिया में, आप देखिए यहाँ पे एनर्जी कितनी है, 2 अणु मिल रहे हैं एटीपी के, जबकि यहाँ पे कितने मिल रहे हैं? 38 एटीपी मिल रहे हैं। तो ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रही है और ऑक्सीजन के अभाव में हो रही है, यानी यहाँ पर भी ऑक्सीजन की बच्चों क्या है? कमी है। तो ये अवायवीय श्वसन हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगा। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो ग्लूकोज पूर्ण रूप से नहीं टूटेगा। जब पूर्ण रूप से नहीं टूटेगा तो प्रॉपर एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। एनर्जी मिलेगी लेकिन बहुत कम मिलेगी। अगर वहीं लास्ट वाले की बात करें, किसकी बच्चों बात करें? इस वाले लास्ट वाले की बात करें, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन करेगा तो टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ऊर्जा में टूटेगा। तो आपने देखा यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, तो ये जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो ये अब रिएक्शन कैसी होगी? वायवीय हो जाएगी। और वायवीय में जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज्यादा बनती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा बनती है। तो यहाँ पे एटीपी के जो नंबर होगी यानी ऊर्जा जो होगी वो ज्यादा निकलेगी। तो ये बच्चों कुछ डायग्राम थे जो आपकी एनसीईआरटी किताब में मेंशन किए गए थे। ठीक है, तो हम ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में सारी चीजें हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया में हो गया। अब यहाँ पे जो पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटा, ऑक्सीजन के अभाव में टूटा। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बने हुए हैं, ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे? आइए नेक्स्ट पेज पे हम बच्चों क्या करते हैं, देखते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे, पायरुवेट की विखंडन में विभिन्न पथ पर निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो पहले अभिक्रिया में क्या हुई थी, आप यहाँ पे देखिए, जब पायरुवेट क्या हुआ था, पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूट रहा है तो एथेनॉल बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और ऊर्जा बना रहा है। ठीक है, तो वही पहला पॉइंट लिखा गया है कि पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बच्चों, यह क्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है, फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। आप देख सकते हो ये क्रिया कहाँ हो रही है बच्चों? ईस्ट में हो रही है। कहाँ हो रही है? ईस्ट में हो रही है। तो वही अब क्रिया लिखी गई है जो कि ईस्ट में होती है। ठीक है, आगे आइए। दूसरी बात, यहाँ पे ये पायरुवेट जो हो रहा है वो ऑक्सीजन के अभाव में टूट रहा है तो लैक्टिक अम्ल बन रहा है, ऊर्जा बन रही है। ठीक है, ये लैक्टिक अम्ल क्या करता है? हमें थकान का अनुभव कराता है, मसल में क्रैम्प को जनरेट कर देता है, यानी मसल में ऐंठन को ये क्या करता है? जनरेट करता है। तो देखिए दूसरा जो पॉइंट लिखा गया यहाँ पे, ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और हमारी पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचय से दर्द होने लगता है, यानी क्रैम्प होने लगता है और बहुत ज्यादा चलने व दौड़ने के बाद हमारी पेशियों में थकान हो जाता है और इसी कारण क्या होता है बच्चों? दर्द होता है। तीसरा पॉइंट अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पायरुवेट है ऑक्सीजन की उपस्थिति माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और जल बना रहा है और साथ में ऊर्जा भी बना रहा है। तो इसी पॉइंट को हमने यहाँ पे भी कवर किया है। ठीक है बच्चों, इसी पॉइंट को हमने क्या किया है? कवर किया है। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। चूंकि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है अतः इसे वायवीय श्वसन कहेंगे। और ये दोनों अभिक्रियाएं, और ये दोनों ऊपर की जो अभिक्रियाएं हैं बच्चों, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रही हैं, इसलिए इसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। बच्चों अब इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मानव श्वसन तंत्र को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा।